बाजार का ये पूरा इंसिडेंट, पूरा वैंडलिज्म जो हुआ है वो कहीं ना कहीं डाई डाउन नहीं हो रहा है। यानी कि लंबे समय तक इस बलौदा बाजार के इंसिडेंट को डिस्कस किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी फेलियर हुई थी, इंटेलिजेंस फेलियर हुई थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी अब तक समझ में बहुत सारे लोगों के नहीं आई है। जैत खाम को तोड़ा गया था और उसके बाद सही कार्रवाई नहीं होने की वजह से पूरे समाज में, सतनामी समाज में, दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है और वो आक्रोश आज तक शांत नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इस चीज का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ विनय रतन सिंह जी जुड़ रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट भीम आर्मी के, जो छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और इनफैक्ट वो छत्तीसगढ़ में गांव गांव मिलकर आए हैं। जो जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं इस पूरे केस को लेकर, उसके विरुद्ध भी उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन छत्तीसगढ़ तक पर वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए खास हमसे बातचीत करने आए हैं और आज का राउंड अप भी इसी पर बेस्ड होगा। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं राउंड अप पर। बलौदा बाजार के इंसिडेंट पर सारे वीडियोस को काफी ज्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद और इनफैक्ट सारा फीडबैक हमारे पास लगातार आता रहा है और ये इंसिडेंट क्यों इतना लंबा खींचा चला जा रहा है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है किसी को। और आज इसी सारे मुद्दों पर डिस्कस हम करेंगे विनय जी के साथ। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ तक पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, जय भीम, जय जौहर, आपका भी बहुत बहुत आभार। ये इस तरह से बलौदा बाजार के एक इंसिडेंट को, एक जैत खाम को, किसी के बहुत स्पिरिचुअल माना जाता है जैत खाम को, आप लोगों के पूरे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है जैत खाम, उसको क्षति की गई। उस क्षति करने के बाद एक महीने तक लगातार स्टेट गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते रहे लोग, कम्युनिटी के, सतनामी कम्युनिटी के, लेकिन कोई भी पूछ परख उस समय नहीं हुई। बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ एक महीने बाद जब कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को जला दिया गया। कहा जाता है कि उसमें भीम आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे और भीम आर्मी को कहीं ना कहीं बदनाम भी किया जा रहा है, या क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे एलिगेशन पर? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का यही कहना है कि भीम आर्मी के लोग थे जो उस पूरे इंसिडेंट में एसपी कलेक्ट्रेट के ऑफिस को जलाते हैं। और इतना बड़ा इंसिडेंट जैसा पूरे भारत में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर है, जो राजा है, उसी के ऑफिस को जलाया गया, एसपी के ऑफिस को जलाया गया, कभी ऐसा देखा नहीं गया। कहा जाता है कि ये जो जितना भी वैंडलिज्म हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं भीम आर्मी का हाथ है। इस पर आपका जवाब? देखिए, भारत के अंदर जब जब न्याय की आवाज जिसने भी उठाई है उस पर आरोप लगे हैं। काशीराम साहब जब आंदोलन करते थे उन पर आरोप लगते थे। तमाम मुद्दे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी आंदोलन करते हैं तो उन पर आरोप लगते हैं। देखिए, जब आप अपने न्याय की मांग उठाएंगे तो लोगों को परेशानी होगी, और जब लोगों को परेशानी होगी तो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो आम जनता को फंसाएंगे। और ये पूरा देश जानता है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है और न्याय के लिए बहुत मजबूती से और तेजी से आवाज उठाता है। माफी चाहूंगा, गिरोधा बाजार में, गिरोधपुरी धाम में जो घटना घटित हुई है वो एक आस्था का प्रतीक है, सिर्फ सतनामियों का नहीं, पूरे बहुजन समाज का। जो भी बराबरी में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं, उनका उसमें विश्वास है कि वहां पर हमारा एक तीर्थ है। उसको काटा जाना ये इस देश के 85% बहुजनों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है, पहली बात। दूसरा, ये जत खाम से किसको क्या परेशानी? गुरु घासीदास जी ने कहा कि मन के एक बराबर, मानव मानव एक समान। उससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? वो कौन लोग हैं जिन्हें इससे परेशानी है? ये बड़ा जांच का विषय है। हालांकि सरकार को ये चाहिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो गुरु घासीदास जी के नाम से प्रसिद्ध है, यही नहीं विदेशों तक में। इस घटना के फौरन बाद सरकार को तेजी दिखाते हुए, जांच कमेटियां बैठाते हुए और ये आश्वासन देते हुए कि जांच कमेटियों से समाज संतुष्ट नहीं होता तो हम सीबीआई जांच करेंगे, लेकिन सरकार का ढुलमुल रवैया लगातार, यहाँ सरकार से मिलते रहे। चंद्रशेखर भाई यहाँ पर आए जब गिरफ्तारियां बहुत तेज हुई, जाकर राज्यपाल से मिले, उनसे निवेदन किया, भाई आप गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं, आप एविडेंस दिखाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि इस छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जाति समाज, जनजाति समाज के लोगों को सरकार शायद कठपुतली समझ बैठी है। उनको ये लगता है कि नहीं, ये लोग जो है कुछ कर नहीं पाएंगे, इनके संवैधानिक आंदोलन को गैर संवैधानिक किया जाए। उससे पहले भी ये हुआ, आपने देखा होगा सन 2018 में महाराष्ट्र में जो शौर्य स्तंभ है वहां पर ऐसा हुआ। 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, वहां 13 भाई खोए गए। आज अभी जो ये गिरोधपुरी का मामला चल रहा है, यहाँ पर भी हमारे 169 लोग जेल में हैं। सवाल बड़ा ये है कि जो लोग अपराधी हैं वो बच जा रहे हैं, जो लोग अपराधी नहीं है वो जेल जा रहे हैं। फुटेज वीडियो के पास वीडियो है, सब चीजें हैं, सरकार ओपन कर दे, दिखाते, आप लोगों को दे दे, भैया ये लोग अपराधी हैं, हम मदद करने पहुंच जाएंगे उनकी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
कहीं ना कहीं ये जो भी इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से हुआ, उस तरीके पर सवाल इसी से रिलेटेड, मेरा पहला सवाल था, दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि शांति का प्रतीक माने जाते हैं गुरु घासीदास जी, और जो पूरा बहुजन समाज है, सतनामी समाज है, उन्हीं के ही प्रिंसिपल्स पर चला आता है। लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा वायलेंस देखा गया जैसा कभी नहीं देखा गया हो। आपको क्या लगता है कौन थे उस आर्सन और वैंडलिज्म के पीछे? और कहीं ना कहीं जो पूरा ब्लेम है सतनामी समाज पे, दलित समाज पे आ जा रहा है, लेकिन कुछ मिसक्रिएंट्स थे, कौन थे जो पूरे उस आंदोलन को एक नया रूप दे देते हैं और बहुत ही वायलेंट रूप दे देते हैं? देखिए, पिछली सरकारों में भी जत्थाम के साथ छेड़छाड़ हुई है। हाँ, कई जगह पर। हाँ, इस सरकार में भी जत्थाम के साथ छेड़छाड़ हुई है। बड़ा सवाल यह कि जत्थाम के साथ छेड़छाड़ क्यों है? कहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ राजनीति ने जत्थाम को राजनीति का केंद्र तो नहीं मान लिया है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा कि जत्थाम जो है वो किसी का नहीं है, वो आस्था सम्मान का प्रतीक है। मेरा ये मानना है कि इतने बड़े फेलियर का कारण सिर्फ सरकार हो सकती है। हमारा इंटेलिजेंस है, जब उनको पता है कि भाई इतने सारे लोग आंदोलन करने आएंगे तो उनकी तैयारी भी उसी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन उस तैयारी को ना करना, फोर्स का ना होना और सब ढिलमुल रवैया अपनाना, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है कि जिससे कि एक समाज निकल कर आए और उसको आरोपित करके उसके अधिकतर लोगों को जेल में डाला जाए, जिससे उसमें डर का माहौल बने। हो सकता है कि अनुसूचित जाति के लोग जो तेजी से यहाँ पर पढ़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, या राजनीतिक अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, या जो समाज में गलत हो रहा है, अभी पीछे भी आपने देखा होगा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र गलत बना कर करके बहुत सारे लोग जेल गए। बहुत नग्न प्रदर्शन होकर यहाँ के युवाओं ने आंदोलन किया, लेकिन उसका क्या रिजल्ट है अभी तक? यानी कि जातीय शोषण सरकार से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वायलेंस, इतना ज्यादा वायलेंस की जला देना एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, ये भी तो न्याय नहीं करता। बिल्कुल, हम तो इसकी निंदा करते हैं। जिन्होंने जलाया वो जेल जाने चाहिए, निर्दोष नहीं। देखिए, सामाजिक संगठन के लोग जब आंदोलन करते हैं, ये उनका पहला आंदोलन नहीं होगा। लगातार सरकार के खिलाफ जो भी उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन होते हैं। आज से पहले उन्होंने आग क्यों नहीं लगाई? महत्वपूर्ण चीज कि सामाजिक संगठनों में अधिकतर पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स डिग्री लिए हुए। तो ऐसे लोग वायलेंस से तो खुद दूर रहते हैं। वो जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनको पता है कि संवैधानिक दायरे में अपने अधिकार लेंगे, जांच कराएंगे, जेल भिजवाएंगे, सब काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो लोग वायलेंस नहीं कर सकते। वायलेंस प्री प्लान था। वायलेंस जो है वो हो सकता है कि कुछ लोग वहां ऐसे पहुंचे हों जिनको बचाने के लिए पक्ष विपक्ष लगा हो, जिनको बचाने के लिए यहाँ का इंटेलिजेंस को फेल किया गया हो, जिनको बचाने के लिए प्रशासन पूरा ना लगा हो। तो ये बड़ा षड्यंत्र मुझे महसूस होता है कि ये बड़ा षड्यंत्र है। एक बड़ा षड्यंत्र आप कह रहे हैं। आप किसको इसमें कटघरे में रख रहे हैं? आप कह रहे हैं पक्ष विपक्ष दोनों हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव को भी अरेस्ट कर लिया गया, उस पर भी काफी अपरोर हो रहा है और काफी ड्रामा भी हो रहा है। लेकिन इससे ये नहीं चाहती मैं कि इस पूरे इशू से ही ध्यान हट जाए। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? देखिए, जत्थाम सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल। कोई भी पार्टी, कोई भी समाज उसके लिए सम्मान का प्रतीक है। उस आंदोलन में सब पार्टी के लोग थे, सब समाज के लोग थे। तो आखिरकार सामाजिक संगठन के लोग जेल में क्यों हैं? बीजेपी के लोग जरूर होंगे। अगर बीजेपी के लोग वहां नहीं थे तो जाहिर सी बात उनकी जत्थाम में आस्था नहीं है। अगर थे तो वो क्यों अंदर नहीं है? क्या कांग्रेस का एक ही आदमी था? और भी लोग होंगे, वो अंदर क्यों नहीं है? ये सामाजिक संगठन के गरीब लोग ही अंदर क्यों हैं? ये बड़ा सवाल प्रश्न खड़ा करता है सरकार पर भी और प्रशासन की कार्यशैली पर भी। कांग्रेस लगातार इस चीज को उठाई है। इनफैक्ट विधानसभा का जो अभी का सेशन भी कंक्लूड हुआ उसमें भी इस चीज को उठाया गया कि काफी गलत तरीके से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जो बिखर गए क्योंकि उनके बच्चों को सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस में अपीयर होने की वजह से भी जेल में आज रहना पड़ रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा 200 के आसपास ऐसे लोग हो गए हैं जो जेल में आज भर्ती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लगातार स्टेट गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ ही है, ये बात बहुत आम और साफ हो चुकी है। लेकिन अब जो अरेस्ट है, पुलिस ये कह रही है कि भाई सीसीटीवी फुटेजेस में जो अपीयर हो रहे हैं उनको अरेस्ट हम नहीं करें तो क्या करें? बहुत मुश्किल है ये वेरीफाई कर पाना कि कौन वो मिसक्रिएंट था जिसने ये वायलेंस किया और कौन वो लोग थे जो जेन्युइनली जैद खाम के क्षति पहुंच जाने पर एक सोशल कॉज की वजह से वहां पर आए थे। मुझे लगता है कि हमारा सुरक्षा दस्ता इतना कमजोर नहीं है, हमारी जांच एजेंसी इतनी कमजोर नहीं है कि जो सही से ना जांच कर सके। देखिए, वीडियो फुटेज में एक तरफ डंडा उठाकर किसी को डंडा मारना एक अलग बात है, और उस फुटेज में खड़े होकर के जत्थाम के सम्मान में हम सब लोग मैदान में नारे लगाना एक अलग बात है। इन दोनों चीजें अलग हैं। अगर जो सम्मान में वहां आए हुए हैं उनको भी पुलिस जेल डाल दी है, और जो डंडा लेकर मार रहे हैं उनको पुलिस जेल डाल दी है, तो क्या हुआ? यानी कि ये भी अपराधी, ये भी अपराधी? ऐसा नहीं है ना।
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 ये कहता है कि भाई आप अपने हक अधिकार की आवाज उठा सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी में 170 लोगों को जेल डाल दिया जाए, 169-80 लोगों को जेल डाल दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? सरकार को अपना न्यायिक चरित्र दिखाना चाहिए, प्रशासन को अपना न्यायिक चरित्र स्थापित करते हुए सही जांच करके सही लोगों को डालना चाहिए अंदर। जुडिशियल प्रोब चल रही है। जुडिशियल प्रोब ने 3 महीने का वक्त भी मांगा था और ये चीज चंद्रशेखर आजाद जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी ये चीज कही थी। आप लोग लगातार सीबीआई प्रोब की मांग कर रहे हैं। सीबीआई पे भरोसा है कि वो न्याय कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये। सतनामी समाज, जो पूरा बहुजन समाज है, हरिजन समाज, बहुत ज्यादा सेंसिटिव समाज है, इनके सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आहत किया गया है। तो आपको लगता है को सीबीआई भी एक जस्टिफिकेशन अगर अगर जी जी जी, माफ कीजिएगा यहाँ पे, जी जी, हरिजन हरिजन समाज, माफ कीजिएगा, यहाँ पर इस चीज को हम एडिट आउट कर देंगे। दलित समाज, सतनामी समाज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन अब जो पूरा जो मुद्दा निकल चुका है, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लग रहा है सीबीआई भी जस्टिफाई कर पाएगी? कहीं ना कहीं जो मेन रूट कॉज है कि जैद खान को किसने क्षति पहुंचाई, इसका आंसर मिल पाएगा? आपको लगता है अगर सीबीआई से इतनी बड़ी जांच एजेंसी से मांगना की जाए तो और कहाँ जाए? अमेरिका जाए? हाँ। या फिर फ्रांस जाए जांच की मांग करने के लिए? पूरा भरोसा है अगर सरकार सीबीआई की जांच की आदेश करती है तो इसका सही जो इस घटना से कौन रिलेटेड है वो तो सीबीआई ही निकाल पाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो प्रदेश सरकार के बस की बात है। सीबीआई जांच करे, जांच करने के बाद सही जानकारी लगे कि भाई कौन लोग हैं, और वो प्रसारित की जाए बाकायदा न्यूज चैनलों पर आपके माध्यम से, जिससे कि हम तक जानकारी पहुंचे। और ये जो हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो गुस्सा हम सड़कों पर चल के निकाल रहे हैं, संविधान लेकर निकाल रहे हैं, गुरु घासीदास जी के झंडे लेकर निकाल रहे हैं, सामाजिक न्याय यात्रा के नाम से निकाल रहे हैं, ये गुस्सा हमारा भी शांत हो कि भाई हर बार ऐसा, हर सरकार में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि बीआर अंबेडकर जी उसी के खिलाफ लड़े थे। डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं समाज के साथ आए दिन किया गया है। इस डिस्क्रिमिनेशन का आपको क्या लगता है एक परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा? सामाजिक माइंडसेट तो लोगों का चेंज होना ही चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का, भले वो कास्ट बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, आपको क्या लगता है परमानेंट सोल्यूशन इसका क्या है? क्योंकि वो जब तक नहीं किया जाएगा ऐसी चीजें लगातार होती रहेंगी। क्योंकि जैद खान सिर्फ एक रिलीजियस एक सेंटिमेंट का हिस्सा नहीं है, वो आस्था का प्रतीक तो जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे माइंडसेट को परमानेंटली रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैद खान के विषय में कहूँ तो गुरु घासीदास जी पर बहुत सारे साथियों को पीएचडी करनी चाहिए। जब उन पर पीएचडी होगी तो उनको सही पता लगेगा कि गुरु घासीदास जी करके क्या गए हैं, उनका आइडियोलॉजी क्या है। जब तक इस देश में शिक्षा का एकीकरण नहीं होता, शिक्षा बेहतर नहीं होती। भाई आज जिसके पास पैसा है वो कॉन्वेंट स्कूल में है, हम जैसे मजदूरों का बच्चा प्राइमरी स्कूल में है। तो एक तो ये भी बड़ा जो डिफरेंस है, इसको तोड़ना जरूरी है। जिस दिन ये सब बच्चे एक साथ पढ़ना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10% तो जातीय व्यवस्था में कमी आएगी। ठीक, लोगों की मानसिकता चेंज होगी, तब जाकर के ये हो सकता है। अन्यथा खूब जोर लगा लीजिए, ये ये जो भेदभाव है ये लगातार बना हुआ है, बड़े पैमाने पर बना हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि इसको आज जो पीढ़ियाँ 50 साल, 40 साल, 70 साल, क्योंकि वो तोड़ पाएगी नहीं। जो पीढ़ी पैदा हो रही है, हम जैसे लोग जो हैं जब संघर्ष करेंगे, और जो पीढ़ियाँ पैदा होकर बड़ी हो रही है, जो एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक साथ, जिनको ये पता ही नहीं होगा कि भेदभाव क्या है, तो तब जाकर ये चीजें कम हो सकती है। क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात कही, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने कहा कि एक सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा, यानी कि रिजर्वेशन के अंडर फिर रिजर्व कर दिया जाएगा कुछ एक हिस्से को, जो जिनके पास एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर पहुंची नहीं है, जो रिजर्वेशन का असली फायदा है वो। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने भी जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, रिजर्वेशन दिया था, तब उन्होंने कहा कि 10 साल तक ये रिजर्वेशन सिस्टम इंटैक्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद सरकारें इसको बदल सकती हैं। तो कल भारत बंद भी देखा गया, जिसका असर बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा। क्या कहना चाहेंगे कि ये क्रीमी लेयर की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसके बहुत ज्यादा ऑपोजिशन भी बढ़चोड़ काफी पुरजोर तरीके से ओपोज कर रहा है, आप लोग भी ओपोज कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम को, रिजर्वेशन वाली सिस्टम में अभी भी ऐसे कई सारे हिस्से हैं जहां पे कई सारे ऐसे परिवार है जो अभी भी अफेक्टेड है, जिनके पास एक्चुअल में रिजर्वेशन की चीजें नहीं पहुंची है, लेकिन कई परिवार है जो उस रिजर्वेशन मिलकर वो उनका अपना स्तर बेटर भी कर चुके हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? भीम आर्मी का स्टांस क्या है कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, या फिर जैसी व्यवस्था है वैसी ही चलती रहे? देखिए, आप समझिए, किसी भी व्यवस्था को जब स्थापित किया जाता है उसका एक आधार होता है। वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि प्रदेश सरकार इसको लागू कर सकती है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बताया किस आधार पर करेंगे। सबसे पहले चाहिए इस देश का जो SC ST का OBC का जो बैकलॉग खाली है उसको भरा जाए। जब उसको भरा जाएगा बहुत सारे लोग नौकरियों पर चले जाएंगे। उसके बाद जातीय जनगणना कौन कितने अनुपात में है, किसको क्या मिला, जब तक ये आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे वर्गीकरण कर देंगे। ये तो एक ये समझिए कि जो एक जुटता बड़ी तेजी के साथ इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की हो रही है, उसमें एक बड़ी फूट डालने का काम है। जो SC समाज के लोग जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर इकट्ठे होते जा रहे हैं, बड़ी फूट डाली जा रही है। सरकार अगर इतनी हितैषी है तो सफाई कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा पर सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनको परमानेंट करे, समान काम समान वेतन की पॉलिसी लागू करे। सरकार उसको नहीं करती है क्योंकि वो जानती है भाई अगर वंचित वर्ग के लोग मजबूत हो जाएंगे तो वो उसके खिलाफ खड़े होंगे और अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। सरकार जानती है। तो वर्गीकरण जो है वो पहले जो है बैकलॉग, फिर जातिगत जनगणना, जब आंकड़े निकल कर आएंगे तब वर्गीकरण हो तो सही है। अगर ऐसा नहीं है तो वर्गीकरण का कोई मतलब नहीं बैठता। रही क्रीमी लेयर की बात, एक IAS अधिकारी को राजस्थान में शादी के समय घोड़ी पर बैठने के लिए सरकार से सुरक्षा मांगनी पड़ी थी। IAS अधिकारी को, आम आदमी को नहीं जी। कहाँ क्रीमी लेयर लागू करना चाहते हैं, किन लोगों पर करना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, EWS के तहत यहाँ पर जो है बिना आंदोलन किए बिना कुछ किए आरक्षण दे दिया जाता है। एक वर्ग जिसकी आबादी लगातार बढ़ रही है, क्या उसके आरक्षण में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि 5% आरक्षण वो ऐसे सेक्शन के लिए जिनको अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनके लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान बना करके उसको स्थापित करे, यहाँ का बैकलॉग भरे। तब जाकर ये जो बातें वो जो करती बात की बातें करती है, पेड़ को पहले जमीन से लगाया जाता है तब वो बड़ा होता है। सरकार ये करती है कि वो चोटी से बात करना शुरू करती है, ऐसे कैसे चल जाएगा। सरकार अपना न्यायिक चरित्र दिखाते हुए जातिगत जनगणना कराए, बैकलॉग भरे और फिर वर्गीकरण पे बात हो, फिर बहस हो, फिर चर्चा हो तो सही है। ऑपोजिशन भी राहुल गांधी लगातार कहते हुए आए हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, आप भी उसी के साथ हैं कि कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं, हम तो इस काम को पिछले 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल से लगातार बोलते ही रहे हैं। हाँ। भाई हमें पता लगना चाहिए हम कहाँ किस प्रदेश में देश में कितने लोग हैं, हमारे कौन कौन लोग क्या क्या करते हैं, हमारी कितनी जातियाँ हैं, कितनी प्रतिशत में हम लोग, हम तो ये लगातार बोलते आए हैं। राहुल गांधी जी ने अब ये पिछले यात्रा से ये करना शुरू किया है। ठीक है, वो वही उनकी अपनी वो सोच है कि वो किस प्रकार से इस बात को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन देखिए कीचड़ की बदबू वही जानता है जो कीचड़ में रहता है। और अभी भी समाज हमारा कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत वंचित है। वापस बलौदा बाजार वाले इंसिडेंट पर आते हैं। ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था, ऐसा पहले भी हुआ है, जैद खान के साथ पहले भी छेड़छाड़ की गई है। आपने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि लगातार ऐसा चलता रहा है और आगे भी शायद होगा। किस तरह से इस पूरे इंसिडेंट का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम देख सकते हैं? यानी कि बलौदा बाजार इंसिडेंट हुआ, अभी तक 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक परमानेंट एक जो सोल्यूशन है वो नहीं निकल पा रहा है। कम्युनिटी अभी भी डिससैटिस्फाइड है, यानी कि पूरी कम्युनिटी अभी भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराश है जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप लोग का आगे का स्ट्रैटेजी क्या होगा? किस तरह से आप लोग इस आगे की चीजों को इंश्योर करेंगे? जो अरेस्ट हो रहे हैं उस पर आप लोग अपना स्टैंड क्लियर कर दें कि क्या अब आप लोग ऐसे आंदोलन और लेकर आएंगे, ऐसे और भी आंदोलन हो सकते हैं, क्या होगा? देखिए, सामाजिक न्याय यात्रा का पहला चरण 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था गिरोधपुरी धाम से, जो 31 तारीख में आप ही के रायपुर में जो है साइंस कॉलेज में समाप्त होगा, जिसमें हम गिरफ्तारी भी दे सकते हैं। बड़ी संख्या में हम लोग इकट्ठा होंगे और सरकार से अपनी मांग रखेंगे। सरकार गिरफ्तारी चाहती है तो हम गिरफ्तारी भी देने के लिए उस दिन तैयार हैं। मेरी एक विशेष मांग सरकार से है। देखिए, गिरोधपुरी धाम आस्था का केंद्र है पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की। वहाँ कम से कम 500 करोड़ रुपए सेशन करे उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने तीर्थ स्थलों की भी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं और उसकी भी मांग नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है इन सरकारों का। सरकार में बैठे जो नेता है, मेरा उनसे भी कहना है, भाई अगर आप बीजेपी में भी हैं, आप कांग्रेस में भी हैं, आप किसी में भी हैं, आप समाज से हैं, तो वहाँ मांग करें, हमारी इस मांग को आगे पहुँचाएं। 500 करोड़ सरकार के लिए देना एक इतिहास के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो दे, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कराए और वहाँ पर सौंदर्यीकरण करके ऐसी व्यवस्था लागू करे कि वहाँ आगे से भविष्य में इस प्रकार की घटना कभी हो ही ना पाए। एक ऐसा आंदोलन होने की बात चल रही थी SC/ST माइनॉरिटी महासंघ द्वारा, जिसमें वो पूरे रायपुर में अलग अलग क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र से जमा होने वाले थे और इनफैक्ट बलौदा बाजार इंसिडेंट पे न्याय की गुहार लगाने वाले थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम हिंदू धर्म का
सैक्रिफाइस करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, हम हिंदू धर्म को बॉयकॉट करेंगे क्योंकि हमें हिंदू वोट की तरह ट्रीट किया जाता है जब सरकार चाहे तब, और जब एक्चुअल में चीजों को इंश्योर कराना होता है, न्याय कराना होता है, तब हिंदू धर्म से ही हमें वंचित कर दिया जाता है। तो इस पर आपका स्टांस क्या है? हिंदुइज्म है या नहीं है? देखिए, धर्म मानना ये व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता है मौलिक अधिकारों में। बिल्कुल। वो व्यक्ति की इच्छा, वो किस धर्म को मानता है। ठीक। अब मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर धर्म के आधार पर न्याय को स्थापित किया जाएगा तो ये न्यायोचित नहीं है। अगर सिर्फ ये सोच करके कि ये व्यक्ति इस धर्म का और ये व्यक्ति इस धर्म का है, इस पर न्याय को देखा जाएगा तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो जिस धर्म को मानना चाहता है माने, वो स्वतंत्र है। न्याय जो है वो सभी के लिए बराबर है। न्याय की मांग निरंतर करते रहना ये मानवता का एक अच्छा गुण भी है। तो मैं धर्म पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक। जो लोग धर्म को छोड़ना चाहते हैं, धर्म में रहना चाहते हैं, कुछ बौद्ध बनना चाहते हैं, कुछ ईसाई बनना चाहता है, कोई सिख बनना चाहता है, कोई हिंदू रहना चाहता है, कोई मुस्लिम रहना चाहता है, वो बने, क्या फर्क पड़ता है। ये भारत है, धर्म लोगों के लिए है, लोग धर्म के लिए नहीं है। लेकिन आपको भरोसा है कि बीजेपी सरकार जिस हिसाब से चल रही है, न्याय हो पाएगा आने वाले दिनों में? आखिरी सवाल है, कुछ उम्मीद हो पाएगी? बीजेपी न्याय नहीं करेगी तो 31 तारीख के बाद हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत सारी मांगे हैं। ये तो वो इंसिडेंट है जो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। ठीक। बाकी मांगे क्या है? बाकी मांगों में देखिए, बाकी मांगों, सबसे पहली मांग तो ये है कि अभी हम कल आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। जो आवारा पशु सड़क पर है, बीजेपी जिनको मां कहती है, उनके लिए घर बनाए गए हैं, एक बड़ा बजट उनके लिए आया है, लेकिन वो फिर भी सड़क पर है। कल हमारे 5-7 लोग मर जाते, मुश्किल से बचे। फिर जो पशु जो मर रहे हैं उनको सड़क पे काहे के लिए छोड़ा गया? सबसे विशेष मांग ये है। और दैनिक मजदूरी मनरेगा की यहाँ 240 रुपए है। अब सोचिए, छत्तीसगढ़ में 240 रुपए में क्या शिक्षा हासिल करा सकता है गरीब व्यक्ति? उसकी हमारी 700 करने की मांग है। और भी तमाम मांगे हमारी हैं जो यहाँ के उससे वो बेस है। अगर सरकार हमारी इन मांगों पर काम नहीं करती है तो 31 तारीख के बाद पुनः सामाजिक न्याय यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से चलाई जाएगी। तो 31 तारीख तक का एक मोहलत दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को? मौका दिया गया है कि भाई 31 तारीख में हम लोग इकट्ठा होंगे रायपुर के अंदर। सतनामी समाज के लोग इकट्ठा होंगे और पूरे देश से भीम आर्मी की टीम, आजाद समाज पार्टी की टीम यहाँ इकट्ठा होंगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी आएंगे, हम भी आएंगे। सरकार इस पर ध्यान दे, ध्यान नहीं देगी तो हम पूरी ताकत से इकट्ठा होंगे और अपनी आवाज और तेजी से बुलंद करेंगे। क्या सरकार, क्योंकि अब बातचीत इस बारे में हुई है, तो सरकार में मिलने की कोशिश की गई? आप लोगों ने किसी भी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने की कोशिश की? कोई वहां से कोई एश्योरेंस आया हो, कोई बातचीत, कम्युनिकेशन सरकार के साथ चल रही है? चंद्रशेखर भाई आए थे, खुद यहाँ राज्यपाल से मिले थे। और मुझे लगता है कि राज्यपाल से मिलना पूरी सरकार से मिलना होता है। जब वो राज्यपाल से मिले थे तो उसके बाद क्या रिजल्ट आया अब तक तो मुझे नहीं लगता। उसके बाद भी बहुत सारी न्याय को तार तार करते हुए गिरफ्तारियां हुई। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी, उनके 3 एक्सीडेंट हुए हैं। वो सिर्फ आंदोलन में गए थे ये कहने के लिए कि भाई हम भी हैं। हालांकि वो सही से चल भी नहीं पाते हैं, इतने एक्सीडेंट उनके हुए हैं। अभी वो यहीं पर रायपुर में भर्ती रहे कई महीने। उनको जेल में डाला किस लिए? बड़ा सवाल है ना। एक आदमी जिसके 3 एक्सीडेंट हुए हैं, जो चल नहीं पाता, सही से बोल नहीं पा रहा, उसको जेल में डाल दिया गया किस लिए? कि सामाजिक संगठन का व्यक्ति है। इसके पीछे सरकार का बड़ा हाथ मुझे लगता है कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, सरकार के जो विरोधी लोग हैं, इनको जेल में डाल दिया जाए। ठीक उसी प्रकार कि कोई नेता कुछ बोलेगा तो ईडी की जांच पहुंच जाएगी, सीबीआई की जांच पहुंच जाएगी, आईबी की जांच पहुंच जाएगी। तो वही सरकार ने यहाँ पे भी किया। आखिरी एक मैं अपील आपसे चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी भी थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करके एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला जाए, गुरु घासीदास के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही। तो आप उन लोगों से भी अपील करें कि अगर ऐसा कोई आंदोलन होता है तो आगे इतना ज्यादा वायलेंस ना हो कि कहीं ना कहीं सिटीजन, बाकी सिटीजन की फंडामेंटल राइट पर अटैक हो। नहीं, देखिए, भीम आर्मी तो वायलेंस को सपोर्ट करती नहीं है। फिर भी मेरा छत्तीसगढ़ के सभी साथी से कहना है कि वायलेंस की और बिल्कुल ना बढ़े। कोई बढ़ाने का प्रयास भी करे तो भी ना बढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखें, कॉन्स्टिट्यूशन हमें न्याय देगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन न्याय जरूर होगा। मैं फिर कहूँगा, कोई भी साथी किसी दंगे की ओर, किसी के भड़कावे में बहकावे में ना आए। हमारी जत्था हमारी आस्था का प्रतीक है, हम उसके लिए न्याय की मांग मजबूती से कर रहे हैं और न्याय की मांग संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं। संविधान के दायरे में जब न्याय की मांग होती है तो आंदोलन प्रफुल्लित होता है, सरकारें प्रेशर में आती है, प्रशासन को न्याय करना पड़ता है। शुक्रिया। जय भीम, जय जवाहर।
जय भीम जय जौहर। यहाँ पे संविधान लेकर भी हम ये इंटरव्यू कर रहे थे और ये संविधान की किताब इतनी सबके लिए, हर एक सिटीजन के लिए क्रूशियल है। इसके फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं सभी को याद होने चाहिए और इसीलिए आज ये एक इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसका बॉटम लाइन ये निकल पाया है कि धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे कभी भी न्याय नहीं हो सकता। ये साफ है। अगर जब भी न्याय धर्म को आधार रख के अगर न्याय किया जाए, कोई भी सरकारें ऐसा कर रही हैं तो वो ना करे, क्योंकि ये कभी भी जस्टिस तो नहीं हो सकता। ये बात साफ आज विनय रतन जी ने यहां पर छत्तीसगढ़ तक के माध्यम से बता दी है। आज के लिए बस इतना ही। हम कल दोबारा वापस हाजिर होंगे। तब तक आप जरूर बताइए कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। फीडबैक में जरूर लिखकर बताएं और कितना आप वाकिफ रख पा रहे हैं और बलौदा बाजार इंसिडेंट पर क्या आपके ओपिनियन है और आगे किस तरह से यह आंदोलन रखा जाएगा, उस पर क्या ओपिनियन है, ये भी हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहर। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं।